गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तुम लोगों ने भाई फ्रिक्शन का कुछ काम किया है थोड़ा बहुत? वो पढ़ लिया सर आपने जो एक बार बताया था कल। हाँ, ये देखोगे वो जितना मैंने तुम्हें पढ़ाया है अभी तक, उसमें से चीजें समझ आई या नहीं आई? हाँ सर आ गई। उसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नहीं सर। ठीक है। मैंने तुम्हें ये बताया था कि जो फ्रिक्शन है बेसिकली दो तरह का है। स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है ना? स्टैटिक फ्रिक्शन को मैंने कहा था कि ये वेरिएबल टाइप का फ्रिक्शन है, और काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है ये कांस्टेंट फ्रिक्शन है। जिसके लिए मैंने तुम्हें कहा था कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू म्यू एस इंटू एन है और जीरो के बीच में वेरी करती है। ठीक है ना? ये अपने आप को एडजस्ट करता रहता है अकॉर्डिंग टू द नीड इन ऑर्डर टू रेस्ट्रिक्ट द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। मतलब फ्रिक्शन एक्चुअली में अराइज होता है कब? जब दो सरफेसेस आपस में रिलेटिवली मूव करने की कोशिश करती है, तब तो ये अराइज होगा। और अराइज होने में भी ये ध्यान रखेंगे कि ये इस लिमिट को एक्सीड नहीं करेगा, और ज्यादा कम से कम ये जीरो हो सकता है, जिसमें म्यू जो है, म्यू एस, ये स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट था। जो म्यू है एक्चुअली में ये, इसके बारे में भी हमने बात की थी कल कि ये दो तरह का होता है नॉर्मली, म्यू एस और म्यू के। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। एक तो म्यू एस प्रैक्टिकली हमने देखा कि ये म्यू के से बड़ा है, ऐसा हमने प्रैक्टिकली देखा है। दूसरा, ये ध्यान रखेंगे कि ये जो म्यू है या म्यू एस या म्यू के दोनों, ये रिलेटिव
रफनेस बिटवीन टू सरफेसेस। इसके बारे में भी हमने कल काफी डिटेल में बात की थी कि जो म्यू होता है वो कभी भी एक सिंगल सरफेस या सिंगल मटेरियल के लिए डिफाइंड नहीं होगा। ये हमेशा हम लोग जो डिफाइन करेंगे ये दो सरफेसेस के लिए डिफाइन करेंगे, जैसे ग्लास और वुड, ग्लास और सीमेंट, ग्लास और आयरन। इस तरह से कभी हम ये नहीं कहेंगे कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन ग्लास ग्लास प्लेट्स, तो ग्लास प्लेट्स के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट नहीं होगा। वो हमें ये बताना पड़ेगा कि दो सरफेसेस जो है वो एक के रेस्पेक्ट में दूसरी कितनी ज्यादा रफ है। समझ रहे हो ना ये बात? हाँ सर, जब दो सरफेसेस के बीच में होगा हाँ, फ्रिक्शन। मतलब ये रिलेटिव रफनेस है, ना कि ये एब्सोल्यूट रफनेस है। और जो म्यू के इंटू एन, ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये म्यू के इंटू एन होता है। इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, और जब दो बॉडीज रिलेटिवली मूव कर रही होती है तब ये अराइज होता है। और स्टैटिक फ्रिक्शन जब बॉडीज की रिलेटिवली मूव करने की टेंडेंसी होती है, रिलेटिवली रेस्ट पे होती है, तो तब स्टैटिक फ्रिक्शन अराइज होता है। और अब हमारे पास एक चीज देखेंगे यहाँ पे हम लोग कि जो म्यूएस या म्यू है ये लेस देन वन, या फिर हम इसको ऐसा मान लेंगे तो ये जो जीरो है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, ये परफेक्ट स्मूथ सरफेस के लिए है, और ये जो ये है ये परफेक्टली रफ के लिए है। मतलब जहां म्यू वन हो जाएगा तो दो सरफेसेस उससे ज्यादा रफ नहीं होंगी, और जहां म्यू जीरो हो जाएगा तो उससे स्मूथ हो नहीं सकती। तो बेसिकली जो म्यू है वो वन और जीरो के बीच में, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू हमेशा होती है। सिर्फ 1 तक ही क्यों होती है? मतलब वन के बाद तो बस परफेक्ट रफ आ जाएगी, फिर तुम उसके आगे उसको अगर करोगे तो वन पे ही चीजें रिलेटिवली मूव नहीं कर पाओगे, तो उसके आगे तो फिर वो क्या डिफाइन करेंगे। अच्छा, वो रुक जाएगा हम्म। मतलब। ओके सर। अब देखो हमारे पास अब आगे का जो टास्क है वो ये कि बेसिकली हमने ये तो कह दिया कि जो म्यू है ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, म्यू एस और म्यू के। ये जब दो सरफेसेस रिलेटिवली मोशन में होंगी, मतलब इस सरफेस के ऊपर ये वाली सरफेस मूव कर रही होगी, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा ये तब जब इस सरफेस के ऊपर इसकी टेंडेंसी मूव करने की होगी पर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगी, तो ये म्यू एस अराइज होगा। तो अब तुम्हें जैसे मान लो दिया है, क्वेश्चंस में दिया होगा म्यू एस इक्वल टू 0.4 है, म्यू के इक्वल टू बिटवीन टू सरफेसेस 0.2 है, तो ये वैल्यू आती कहाँ से है? ठीक है ना? एक्सपेरिमेंट। हाँ, मतलब हम पहले इनको भी कैलकुलेट करना सीखेंगे कि कैलकुलेशन फॉर म्यू एस एंड म्यू के। ठीक है ना? यस सर। अब म्यू एस और म्यू के लिए जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट होगा वो होगा कैलकुलेशन फॉर म्यू एस। तुम्हें करना क्या है इसमें कि जैसे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसके ऊपर एक, ये एक प्लेन है, ठीक है ना? मतलब हम सिर्फ यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, उसके ऊपर एक मतलब एक प्लेन है, और ये ध्यान रखना कि ये जो ये ब्लू लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ की है ये मतलब एक प्लेन है जिसके इंक्लिनेशन को तुम देखो, जैसे ये अभी यहाँ पे है, थोड़ी देर में ये यहाँ पे हो जाएगा, थोड़ी देर में ऐसे।
तो बेसिकली हम इस इंक्लाइंड प्लेन के इंक्लिनेशन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? ठीक है सर। मतलब अपने पास में देखो, मैं तुम्हें दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमें दो सरफेसेस के बीच में म्यू स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू एस फाइंड करना है। तो हमने क्या किया कि देखो, अपने पास सपोज कीजिएगा कि एक ग्लास है और एक वुड है। तो इन दोनों मटेरियल के बीच में हमें स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना था। तो हमने क्या किया कि एक वुडन प्लैंक बनाया। तो ये जो रेड कलर की जो लाइन तुम्हें दिखाई दे रही है, ये सपोज कीजिएगा ये एक वुडन प्लैंक या वुड, हाँ ऐसे समझ लो कि ये जो रेड कलर की जो तुम्हारे पास में लाइन है, ये एक वुडन प्लैंक है। और इस वुडन प्लैंक को हमने इस तरह से डिजाइन किया है कि इस वुडन प्लैंक का इंक्लिनेशन ऐसे हम चेंज कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? लेफ्ट साइड पे मतलब हिंज लगा रखा है एक तरीके से। मतलब तुम्हारे पास कोई मैकेनिज्म है इस तरह का कि तुम इसको इस फ्लैट सरफेस को इंक्लाइंड बना सकते हो, और इंक्लाइंड सरफेस का एंगल भी तुम चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यस सर। एग्री हो ना इस बात से? हाँ सर। तो ये रेड कलर का जो इंक्लाइंड प्लेन है, ये किससे बना है? ये वुडन सरफेस है एक तरह की। ठीक है ना? अब वुड का काम तो खत्म हो गया। अब तुमने दूसरा क्या किया कि इसके ऊपर एक ग्लास बॉक्स रख दिया। मतलब ग्लास का तुम्हारे पास कोई मटेरियल का बॉक्स है, वो तुमने इसके ऊपर रख दिया। ठीक है ना? इस तरह से। ये जो ये है, ये ग्लास का एक मतलब मटेरियल ग्लास है, और उसका तुमने कोई क्यूब जैसा बना लिया। ठीक। अब तुम ये देखो कि इसका जो इंक्लिनेशन है थीटा, या इसको तुम कह सकते हो, मान लो अल्फा कह सकते हो। अल्फा इक्वल टू इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन। और ये ध्यान रखना कि ये वेरिएबल है, मतलब इस इंक्लिनेशन को हम चेंज कर सकते हैं। एग्री हो ना इस बात से? अब सबसे पहली जो कंडीशन थी, इस इंक्लिनेशन को हमने जीरो से शुरू किया ऐसे। ठीक है? और तुमने धीरे धीरे इसका इंक्लिनेशन का एंगल इंक्रीज करना शुरू करा। तो अब तुम बहुत ध्यान से देखना जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सपोज कीजिएगा कि ये ब्लॉक है, ये हमने 30 डिग्री एंगल के इंक्लिनेशन पर, मतलब हमने इंक्लिनेशन जो था अल्फा, उसको 30 डिग्री तक चेंज कर दिया। तो इस इंक्लाइंड प्लेन के रेस्पेक्ट में इस ग्लास ब्लॉक को रिलेटिवली मूव करने के लिए जो फोर्स होगा ग्रेविटी का, वो mg sin 30 कंपोनेंट होगा। यस सर। क्योंकि जो mg cos 30 है, वो तो इसको इसके साथ स्टिक करने के काम आएगा। इस सरफेस के ऊपर इसको या तो इधर की तरफ स्किड करा जा सकता है, या इधर की तरफ स्किड करा जा सकता है। तो इन दोनों में से mg sin 30 ही तो पार्टिसिपेट करेगा उसको नीचे मूव करने के लिए। हाँ सर। और फ्रिक्शन कहाँ लगेगा फिर? इस इंक्लाइंड प्लेन और इस ग्लास ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन है, वो मोशन रेस्ट्रिक्ट करने में पीछे की तरफ लगेगा। हाँ सर। एग्री हो ना इस बात से? यस सर। तो मैंने तुम्हें बताया था कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो वेरिएबल होता है। इट वेरीज itself according to the need in order to restrict the relative motion between two surfaces। तो अब तुम ये देखो कि अगर ये ब्लॉक अभी इस सरफेस के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, तो इस सरफेस को आगे की तरफ मूव करने के लिए ग्रेविटी का कितना फोर्स काम कर रहा है? mg sin 30। तो और अगर ये रेस्ट पे है, तो इसका मतलब हम यही तो कहेंगे कि फ्रिक्शन इक्वल अमाउंट में पीछे की तरफ डेवलप हो रहा है। बोलो। हम्म। आवाज चली गई क्या भाई?
हेलो। और हाँ, Yes, sir. मैं ये कह रहा हूँ कि जब इसका इंक्लिनेशन 30 है तो इसकी मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स mg साइन 30 है, और अगर ये रेस्ट पे है तो हम कहेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन इन्वॉल्व है और उसका मैग्नीट्यूड भी mg साइन 30 के इक्वल ही है, तभी तो ये रेस्ट पे है। हाँ सर। अब क्या होगा कि हमने इंक्लिनेशन को थोड़ा सा और बढ़ाया। सपोज कीजिएगा हमने इस एंगल को 45 डिग्री चेंज कर लिया, तो अब ये जो कंपोनेंट होगा जो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ये mg साइन 45 हो जाएगा, पहले से थोड़ा सा ज्यादा। तो अगर ये अभी भी रेस्ट पे है तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि ये जो फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड इंक्लाइंड प्लेन है ये थोड़ा और इंक्रीज हो जाएगा, mg साइन 45 के इक्वल हो जाएगा। समझ पा रहे हो भाई तू बात? यस सर। ठीक है, अब तुमने फिर क्या करा कि इस एंगल को बढ़ा के फिर 60 डिग्री कर दिया, तो अब की बार जो पीछे की तरफ फ्रिक्शन है वो mg साइन 60 हो जाएगा अगर ये रेस्ट पे ही है। पर हम ये कहते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो अपने आप को इन्फिनिटी तक इंक्रीज नहीं कर सकता, उसकी लिमिटेशंस होती हैं कुछ। तो अगर मान लीजिएगा तुम 60 डिग्री के आगे इस एंगल को चेंज करते हो तो ये ब्लॉक रेस्ट से मोशन में आ जाएगा, तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन ने अपने आप को फर्दर एक्सीड करने से अब मना कर दिया। अब इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा वो कौन सा होगा? काइनेटिक। यस सर। तो समझ पा रहे हो ना जो मैं बता रहा हूँ कि स्टैटिक फ्रिक्शन किस तरह से अपने आप को इंक्रीज करता है? वो इंक्रीज करता है, वो ये देखता है कि फ्रिक्शन को इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखो जैसे ये बॉक्स है, ये एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखा है, तो इस ब्लॉक की मोशन की टेंडेंसी ही नहीं है, तो इनके बीच में फ्रिक्शन आएगा ही नहीं, 0. क्योंकि उसको क्या जरूरत पड़ी है बिना वजह के आने की। अब कोई एक आदमी आता है वो 1 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ लगा देता है और ब्लॉक सरफेस के रेस्पेक्ट में चलता नहीं, तो क्यों नहीं चला? कि इन दोनों के बीच में 1 न्यूटन का बैकवर्ड फ्रिक्शन डेवलप हो गया स्टैटिक स्टेट में। ये 2 न्यूटन बढ़ा के इसने किया, ये अभी भी नहीं चला, तो पीछे की तरफ इसका मतलब फ्रिक्शन 2 न्यूटन एक्सीड कर गया। ऐसा करते करते अगर ये ब्लॉक 10 न्यूटन तक नहीं चलता पर 10.1 न्यूटन पे चल पड़ता है, इसका मतलब हम कहेंगे कि पीछे की तरफ फ्रिक्शन के, स्टैटिक फ्रिक्शन के इंक्रीज होने की लिमिट बस 10 न्यूटन तक ही है। Yes, sir. समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ भाई? हाँ सर, तो हम ऐसे ही प्लैंक को एंगल हाँ, बढ़ाते जाएंगे तो धीरे ऐसे ही हम धीरे। क्या करेंगे कि इस प्लैंक का एंगल बढ़ाते जाएंगे, और एंगल बढ़ाते बढ़ाते हम क्या करेंगे, एक वो एंगल नोट करेंगे जिस एंगल से कम एंगल पे तो ये ब्लॉक रेस्ट पे रहता है, और जस्ट उस एंगल के बियॉन्ड ये मोशन में आ जाता है, तो हम ये कहेंगे कि उस एंगल के ऊपर जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो काइनेटिक में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना? यस सर। इफ एट सर्टेन एंगल थीटा block starts from rest to instantaneous motion। एग्री हो ना इस बात से? अब देखो किस एंगल पे ऐसा होता है, थीटा पे ऐसा होता है, तो हम क्या कहेंगे कि मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स mg साइन थीटा उस टाइम पे एक्सीड कर रहा होगा फ्रिक्शन से, और फ्रिक्शन कितना होता है स्टैटिक स्टेट में? म्यू एस इंटू एन। Yes, sir. मैं दोबारा से फिगर बना देता हूँ भाई। थीटा एंगल, हम कह रहे हैं कि इस थीटा एंगल पे ये ब्लॉक रेस्ट से मोशन में आता है, और इस थीटा एंगल से कम एंगल के लिए ये ब्लॉक फिर से रेस्ट पे मेंटेन हो जाता है। तो एट एन एंगल थीटा mg साइन थीटा, और ये जस्ट बैलेंस्ड होता है यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट से, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट जब ओवरकम होगी फर्दर फ्रिक्शन इंक्रीज होने को मना करेगा, तभी तो ब्लॉक मोशन में आएगा। Yes, sir. और मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी होती है? म्यू एस इंटू एन। तो हम कहेंगे कि इस जगह पे mg साइन थीटा इक्वल टू म्यू एस इंटू एन है। अब तुम यहाँ पे देखो जरा, एन अगर हम ऐसे मार्क करें इसे
तो तुम ये बात देखना ध्यान से कि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स जब हम मार्क करते हैं तो हमने पहले से ही सीखा है ये बात कि इन सरफेसेस के लिए जो कॉमन टेंजेंट होता है उसके परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द सिस्टम हमेशा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स मार्क होता है। तो ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है, अगर तुम इसको यहाँ से इसकी डायरेक्शन देख रहे हो तो ये ऊपर की तरफ है, तो मैं इस नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स को यहाँ की तरफ एक्सटेंड कर देता हूँ जिससे मुझे थोड़ा सा वेट के कंपोनेंट को मार्क करने में आसानी हो जाए। ये चेक कर लो तुम लोग, ये एफ बी डी तुम्हें समझ आया या नहीं आया, और इस पे यहाँ पे है फ्रिक्शन। तो ये बताओ इस फिगर को देख कि एन कितना होगा। भाई ये वाली डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये इस डायरेक्शन में तो ब्लॉक रेस्ट पे है ना, तो एन इक्वल टू Yes, किसके sir. है, एम जी कॉस थीटा के, mg cos theta. एम जी साइन थीटा इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा, काट दो, म्यू एस इक्वल टू टेन थीटा। तो तुम ये समझो कि अगर हमें दो सरफेसेस के बीच में, मतलब दो मटेरियल के बीच में अगर हमें म्यू एस फाइंड आउट करना है, तो उन दोनों मटेरियल में से एक मटेरियल का तुम लोग इंक्लाइंड प्लेन बनाओ जिसका इंक्लिनेशन हम चेंज कर सकते हैं, दूसरे मटेरियल से एक ब्लॉक बनाओ और उस ब्लॉक को उस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रख दो और धीरे धीरे इंक्लिनेशन को बढ़ाओ, और फिर वो एंगल नोट करो जिस एंगल के बियॉन्ड ब्लॉक रेस्ट से मोशन में आता है, तो उस एंगल का जो टेन थीटा होता है वही उन दोनों मटेरियल के बीच में म्यू एस आता है। और भाई ये थीटा है यहाँ पर, ये ध्यान रखना कि ये एंगल ऑफ रिपोज भी कहलाता है। कभी कभी वो इससे ज्यादा कर दिया तो ब्लॉक रेस्ट पे थोड़ी रहेगा सर। नहीं, मैंने ये कहा है कि इससे ज्यादा पे तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, यहाँ तक फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट काम करती है, मतलब इस पे जाके ठीक है फ्रिक्शन सर। की मैक्सिमम लिमिट एक्सीड कर जाएगी, और मैक्सिमम लिमिट जो होती है वो ये है, तो मैंने बस वैल्यू तो रखी है। हाँ सर, समझ आ गया ना भाई। आ गया सर। ठीक है, अब इसके बाद फिर कैलकुलेशन होती है म्यू के की। इसमें हम क्या करेंगे कि उसी तरह का एक इंक्लाइंड प्लेन चूज करेंगे पहले। बस ये ध्यान रखेंगे कि इस इंक्लाइंड प्लेन का जो हम एंगल रखेंगे उस एंगल को हम प्राइमरीली ही थीटा से बड़ा रखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो हमें ग्लास और वुड के बीच में म्यू के फाइंड आउट करना था, तो हमने वही वुडन प्लैंक बनाया, ग्लास का एक ब्लॉक लिया और उसको हमने फिर उसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रख दिया जिसका इंक्लिनेशन जो है एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा है। तो मुझे ये बताओ एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा एंगल सेलेक्ट करने का क्या एडवांटेज है, बोलो। अरे, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब ये होगा इसमें कि जैसे ही हम ब्लॉक को रिलीज करेंगे, जैसे ही हमने ये ब्लॉक यहाँ इसके ऊपर रख के छोड़ा, तो इंस्टेंटली जो ब्लॉक है वो रेस्ट से मोशन में आ जाएगा, इंस्टेंटली छोड़ते ही चलना शुरू कर देगा। हाँ सर। तो जैसे ही ये ब्लॉक इंस्टेंटली रेस्ट से मोशन में आएगा, तो इमीडिएट फ्रिक्शन कौन सा वाला एक्टिवेट हो जाएगा, काइनेटिक। काइनेटिक। तो हमारे हाथ में क्या है कि हम अपने हाथ में हम एक स्टॉप वॉच को लेके रखेंगे, जैसे ही ये ब्लॉक रेस्ट से मोशन में आता है तो तुरंत हम एकदम से क्या करते हैं, स्टॉप वॉच ऑन कर देते हैं। ठीक है भाई, और जो इंक्लाइंड प्लेन हमने बनाया है इस बार, उसको हमने थोड़ा सा मतलब इस तरह से बनाया है कि उसके ऊपर हमने एक स्केल भी मार्क कर रखा है, जिससे हमें ये पता चल जाए कि ये ब्लॉक कहाँ से छोड़ा हमने और कहाँ पे हम कितनी टाइम की मोशन हमें इसकी ऑब्जर्व करनी है। तो यहाँ पे पता चला कि हमने उस पर स्केलिंग भी कर रखी है। समझ रहे हो ना। यस सर।
तो अब हमने सपोज किया इसको यहाँ से छोड़ दिया t इक्वल टू 0 पे, तो उस टाइम पे तुमने अपनी स्टॉप वॉच भी ऑन कर दी। तो जैसे ही तुमने इसको छोड़ा भाई, तो इमीडिएट एकदम क्या हुआ कि चल पड़ा है। और तुमने एट टाइम t, वो टाइम है ये 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, ऑब्जर्व किया कि ये ब्लॉक l डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था तब तक। ठीक है ना, मतलब इस ब्लॉक के लिए तुमने l डिस्टेंस ट्रेवल करने की टाइमिंग नोट करी है। नहीं समझे? Yes. मतलब तुमने यहाँ पे मार्क लगा रखे थे ऐसे ऐसे, तो तुमने देखा कि जब ये इस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा तो मैं स्टॉप वॉच ऑफ कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि इस डिस्टेंस को कवर करने में इसने इतना टाइम लिया। बोलो भाई, किसी को डाउट है क्या कोई? नहीं सर। अब तुम ये बताओ कि जब हम पहले केस में ऑब्जर्व कर रहे थे, तो इस ब्लॉक के लिए हम चेक कर रहे थे स्टार्टिंग में कि भाई ये जो एम जी साइन थीटा है, ये नॉर्मली म्यू एस इंटू एन के इक्वल था। अब तुम मुझे ये बताओ कि जो थीटा है वो, मतलब एंगल जो है वो पहले से ही थीटा से ग्रेटर है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये पहले से बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा। बड़ा होगा। ऊपर से अब म्यू एस भी खत्म होके म्यू क्या आ गया, ये म्यू एस से छोटा होता है, तो ये फोर्स पहले से छोटा हो गया और ये फोर्स पहले से बड़ा बड़ा। हो गया। तो पहले क्या था कि म्यू एस इंटू एन एम जी साइन थीटा के इक्वल था। अब नीचे वाला फोर्स ऊपर के फोर्स से बड़ा हो गया, तो अब इस सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स किस तरफ है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। अलोंग द प्लेन, नीचे की तरफ। हाँ सर। तो जब किसी सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स एक्ट करता है, तो वहां पे एक्सेलरेशन होता है न्यूटन सेकंड लॉ से। यस सर। तो मैंने ये मार्क कर दिया इसके ऊपर भैया, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, नीचे एम जी साइन थीटा लगेगा, और इसका एक्सेलरेशन अलोंग द प्लेन नीचे ए होगा, मतलब ये एक्सेलरेटेड मोशन होगा। पूरा एफबीडी बनाऊंगा तो इस तरह से बन जाएगा कि इधर एम जी कॉस एल्फा होगा और ऊपर की तरफ एन होगा। किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन तो मोशन है नहीं, तो एन तो सीधा सीधा एम जी कॉस एल्फा के इक्वल होगा। अब ये देखो नेट फोर्स अलोंग द प्लेन कितना होगा, एम जी साइन एल्फा माइनस म्यू के इंटू एन, इस फ्रिक्शन की बात हो रही है, इक्वल टू एम है। ये न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर दिया मैंने, एफ नेट इक्वल टू एम, जो एफ बी डी में बताया था पहले। नेट फोर्स ये है, इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। एन की वैल्यू यहाँ एम जी कॉस अल्फा है, इक्वल टू एम है। तो तुम्हें यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि जी कॉमन है, साइन अल्फा माइनस म्यू के कॉस अल्फा इक्वल टू ए। बोलो भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो फटाफट बोल दो। हम्म। नहीं है सर। नहीं सर। तो ये हमने क्या किया, ये हमने भैया एक्सेलरेशन जो है अलोंग द प्लेन इस ब्लॉक का कैलकुलेट कर लिया। एग्री हो ना इस बात से? तो इस एक्सेलरेशन से इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है यहां से और यहां तक? एल। टाइम भी तुम्हारे पास है, तो जब हमारे पास एक्सेलरेटेड मोशन होती है और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब तुम देखो, एस एल है, हम उसे जब स्टार्टिंग से रिलीज कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ जो एक्सेलरेशन है वो हमें अभी कैलकुलेट करा है, जी साइन एल्फा माइनस म्यू के कॉस अल्फा टी स्क्वायर। तुम्हारे पास ये टाइम स्टॉप वॉच से तुम्हें मिल रहा है। इंक्लिनेशन कितना है प्लेन का वो भी तुम्हारे पास है, इसकी वैल्यू भी तुम्हारे पास है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर, इस पूरी इक्वेशन में तुम्हारे पास सब चीजें हैं एक्सेप्ट म्यू के।
तो थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। जी साइन एल्फा, या ऐसे कर लेते हैं, साइन एल्फा माइनस म्यू के कॉस एल्फा इक्वल टू 2l अपॉन जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से म्यू के हो जाएगा भाई टेन एल्फा माइनस 2l अपॉन जी टी स्क्वायर कॉस एल्फा। तुम चेक कर लेना, अगर तुम्हें इसमें कोई डाउट लगे तो मुझे बता। तो होगी ना कैलकुलेशन भैया म्यू के और म्यू एस दोनों के लिए? बोलो, यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। नहीं है सर। अब इसके बाद में मतलब ये कभी कभी ना ग्राफ से भी चीजों को समझाया जा सकता है। ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ, थोड़ा ध्यान से समझना, तुम अपने आप ही आंसर दे दोगे। ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शन ही लिख देता हूँ, विद किसके साथ, विद अप्लाइड फोर्स। मतलब मैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग तुम आसानी से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाओगे। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई एक ब्लॉक है मेरे पास, वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, ब्लॉक का जो मास है वो 10 किलोग्राम है, और इस सरफेस के और इस ब्लॉक के बीच में म्यू एस 0.4 है और म्यू के 0.3 है। होता है ना, म्यू एस से छोटा होता है म्यू के, ठीक है। तो अब हम जरा प्रैक्टिकली ये चीज देखेंगे कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं फ्रिक्शन कैसे कैसे चेंज होता है। फ्रिक्शन जो है वो फोर्स, अप्लाइड फोर्स के साथ कैसे कैसे चेंज हो रहा है, जरा चेक करते हैं, देखना ध्यान से। मैं यहाँ लिख देता हूँ अप्लाइड फोर्स, यहाँ फ्रिक्शन है। तुम देखो, अगर मैं इधर की तरफ 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर, पहले तो मैं ये कैलकुलेट कर लेता हूँ कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना है 0.4, और यहाँ पे एन कितना है एम जी, पता है ना ये यस सर। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन 40 न्यूटन। अब तुम देखो कि अगर तुमने यहाँ पे 2 न्यूटन फोर्स लगाया तो पीछे फ्रिक्शन कितना होगा, जल्दी जल्दी बोलो फटाफट। 2 न्यूटन। भैया पीछे फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन डेवलप हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन का काम तो मोशन को रेस्ट्रिक्ट करना है, तो मोशन रिस्पॉन्सिबल है, मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल 2 न्यूटन फोर्स है, तो पीछे फ्रिक्शन 2 न्यूटन का आ जाएगा। आगे 5 न्यूटन फोर्स बढ़ा दिया हमने, तो अब पीछे फ्रिक्शन कितना हो गया, 5 हो 5 गया। न्यूटन। अब ये देखो ऐसा कब तक चलेगा, बोलो। ऐसा चलेगा जब तक तक 40 न्यूटन तक पे फोर्स अप्लाइड लगाएंगे। फोर्स 40 न्यूटन नहीं होता। 40 न्यूटन अप्लाई किया तो बैकवर्ड डायरेक्शन में 40 न्यूटन का स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन वही है। अब तुम 40.1 न्यूटन फोर्स अगर अप्लाई करते हो तो पीछे की तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहेगा कि भैया देखो अपनी तो जो इंक्रीज होने की कैपेसिटी है वो खत्म हो रही है, तो हम तो इंक्रीज होएंगे नहीं अब आगे। अब तो बस यही होगा कि इस ब्लॉक को चला ही दो, तो जब ये चलेगा तो एकदम से यहाँ पे फ्रिक्शन आ जाएगा काइनेटिक। उसकी वैल्यू होती है म्यू के इंटू एन। तो म्यू के है 0.3, एन है 100, तो कितना आ जाएगा 30 न्यूटन। यस सर। तो तुम मुझे ये बताओ पहले कि यहाँ पे जब तक हम स्टैटिक फ्रिक्शन के जोन में है, जब तक हाँ हम सर। स्टैटिक फ्रिक्शन के जोन में है, तब तक अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन में क्या रिलेशन है? बराबर रहेंगे वो। तो एक वाई एक्सिस पे प्लॉटेड है, एक एक्स एक्सिस पे प्लॉटेड है, तो फिर ग्राफ कैसा बनेगा?
ग्राफ बनेगा भाई, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ग्राफ बनेगा y इक्वल टू एक्स, और y इक्वल टू Yes, एक्स sir. जो है वो कैसा ग्राफ होता है, वो एक 45 डिग्री की स्ट्रेट लाइन होती है। हाँ सर। बोलो किसी को प्रॉब्लम है क्या? वो सर। नहीं। ये हो गया भाई यहाँ तक। अब हम कहाँ पे पहुंच गए ये चेक करो यार, अब हम पहुंच गए यहाँ पे भाई म्यूएस इंटू एन से। अब फोर्स जैसे ही आगे एक्सीड होता है तो विद इन वन मोमेंट एकदम से फ्रिक्शन 40 से किस पे चला जाएगा, बोलो? 30 पे। 30। और अब अप्लाइड फोर्स कितना ही बढ़ा लो तुम, फ्रिक्शन कितना रहेगा? 30 रहेगा। 30 रहेगा। इसका मतलब एक्स बढ़ेगा, वाई कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये इमीडिएट यहाँ जर्क लेगा हल्का सा, फिर और ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है सर। और ये जो लोअर वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगी भाई म्यू के इंटू एन। काइनेटिक्स अच्छा। हाँ, हो सकता है कि तुम लोगों को कुछ समझ आया हो थोड़ा बहुत आज, नहीं आया तो भाई घर जाके पढ़ना, फिर तभी आएगा। आ गया सर। यस सर। आ गया ना, मतलब बहुत ज्यादा भारी नहीं है चीजें, अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे तो चीजें समझ आएंगी। यस सर। हाँ, कल मैं इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करूंगा, फिर इन दोनों के प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ये जो लॉज ऑफ मोशन का और फ्रिक्शन का काम है। तो हो सकता है कि जो किसी को डाउट हो तो तुम एक बार ठीक से इसको चेक कर लेना, अगर तुम्हें फिर भी कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना भाई कल, ठीक है? ओके सर। ये एक नई लड़की है अंशिका, यस सर। जो पीछे का काम है बेटा आज पूरा कर लेना हर सूरत में। कल ये यहाँ तक का दोनों चैप्टर का कोरिलेट करके फिर इसके प्रॉब्लम करने में तुम्हें आसानी होगी, नहीं तो प्रॉब्लम होगी नहीं। यस। ठीक है, जो मैंने तुम्हें नोट्स भेजे हैं वो देख लेना और एक बार इसके नोट्स बना। चलो भाई कल देखते हैं जरा क्या ही होता है। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।